नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडियन हेयर केयर और मैं हूँ किरण कौर। आज मैं पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बारे में और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि बेसिकली यूजीसी नेट और यूजीसी जेआरएफ में क्या डिफरेंस है और कैसे कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी एज इसके लिए पर्टिकुलर निर्धारित की गई है, एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। फटाफट से एक रफ डेटा खींच देती हूँ। यूजीसी नेट जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसे यूजीसी नेट बोलते हैं और यूजीसी जेआरएफ बोलते हैं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो कैंडिडेट थोड़े से मार्क्स ज़्यादा लाते हैं इस एग्ज़ाम में वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं और जो कैंडिडेट्स उनसे थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, एक मेरिट निर्धारित होती है, वो नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जेआरएफ करने वालों को फेलोशिप मिलती है, इसलिए ये जो नेट से डिफ़र हो जाता है। स्कॉलरशिप तब मिलती है जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं। लड़कियां जेआरएफ के लिए अप्लाई, नेट के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज बार डिसाइड नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए लड़कियां 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं और लड़के जो है वो सिर्फ 30 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एज बार भी पता चल गया, जेआरएफ की वैल्यू पता चल गई, जेआरएफ क्या है ये पता चल गया। एग्ज़ाम एक ही होता है, जो ज़्यादा नंबर लाता है वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाता है, जो थोड़े कम लाता है वो नेट के लिए क्वालिफाई कर जाता है। एग्ज़ाम एक ही समय होता है, एक ही होता है, कोई अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसमें जो है बेसिकली 2 पेपर होते हैं। मेन बात ये है कि 2 पेपर होते हैं। उन 2 पेपर में एक पेपर जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ और वो फर्स्ट पेपर दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ मेरे हिसाब से मैं 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है, देखिए जो सक्सेस पाता है ना, जो जैसे कहते हैं ना उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, जो सूरज ढलता है उसको कोई सलाम नहीं करता। तो आज मेरे पास सक्सेस स्टोरी है तो सब सुन रहे हैं। ये स्टोरी मैं शायद अगर 2 साल पहले सुनाती तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि मेरा क्या अचीवमेंट है। आप सब लोग तभी तो सुनते हैं ना कि जब भाई तूने कुछ अचीव कर लिया, तेरा कोई अचीवमेंट है तो ठीक है, अपने पास अब अचीवमेंट है तो आप मेरी भी कहानी सुनिए। हालांकि मैंने इस बार पेपर 1 में कम स्कोर किया है इन कंपैरिजन टू मेरे 2 पिछले बार के अटैम्प्ट्स में। उन दोनों अटैम्प्ट्स में मैंने एक बार 36 नंबर, 50 में से 36 नंबर और एक बार 50 में से 34 नंबर जो है 34 क्वेश्चंस एग्जैक्ट राइट किए हैं। एक बार 36 और एक बार 34 नंबर, 34 क्वेश्चंस। मैं पिछले वीडियो में भी कहीं पर क्वेश्चंस को मार्क्स बोल गई हूँ, ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल पेपर हुआ 100 नंबर का। मेरे पहले या दूसरे में किसी में एक बार 36 क्वेश्चन सही हुए हैं और एक बार मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए हैं। लेकिन इस बार मेरा स्कोर, क्वेश्चन का जो स्कोर है वो डाउन हो गया और मैंने 27 क्वेश्चन सही किए। अब क्या वजह है, मैं आपको ये बताऊं कि जो पेपर 1 है उसके अंदर यही स्कोरिंग पेपर है और यही आपको नेट या जेआरएफ दिलाएगा। ये फैक्ट गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट, हर बच्चा जो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो किसी लैंग्वेज में कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हो, चाहे वो हिस्ट्री में कर रहा हो, चाहे वो इंग्लिश में कर रहा हो, चाहे वो हिंदी में कर रहा हो, सबको पेपर 1 देना होता है और सेम सब्जेक्ट होता है। और अगर आप ठीक ढंग से इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक ढंग से मेरा मतलब है कि जो जो इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको कवर कर लेते हैं, तो आपके नेट क्लियर करने के या जेआरएफ क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? इसमें एक तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है। एप्टीट्यूड थोड़ा सा जो है ना वो गफलत क्रिएट करता है। जैसे कि एक बच्चे ने, ये मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक बच्चे ने एक क्लास में एक बच्चे को चाटा मार दिया। आप क्या करेंगे? आप उसको पलट के थप्पड़ मारेंगे, उसको समझाएंगे, उसके पेरेंट्स को कंप्लेन कर देंगे या उसे सज़ा देंगे? कुछ इस तरीके का सवाल है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ को सही मानते हैं। तो वैसे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 1-2 उसमें आते हैं और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि रिसर्च पर आधारित होते हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग एंड मैथ्स के। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज़ दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं,
इसके अलावा आपके कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। एक तो एवरेज और एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में। एवरेज से रिलेटेड या परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन पैराग्राफ के फॉर्म में आता है, वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया होता है और उसमें आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि भारत, अमेरिका, चीन, श्रीलंका, ये 4 देश हैं और इनका कार्बन उत्सर्जन इतना है, इनका कार्बन एमिशन 2016 में इतना रहा, 17 में इतना रहा, 18 में इतना रहा, 19 में इतना रहा, 20 में इतना रहा। आप टोटल परसेंटेज निकालिए। एक्चुअली वो आपसे परसेंटेज ही पूछ रहा होता है या फिर वो आपसे एवरेज ही पूछ रहा होता है, बस वो तरीका उनका इन द फॉर्म ऑफ पैसेज है। तो वो आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, गांठ बांध के रखिए कि अगर इस सवाल को आपने हल कर लिया, क्योंकि पैसेज के फॉर्म में होता है, 5 क्वेश्चंस जुड़े होते हैं, सीधा 10 नंबर आपको देते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन हल कर लिया, आपका पेपर 1 बहुत सॉलिड हो जाता है। पिछले 2 बार से जब मैं हाईएस्ट नंबर जो मैंने स्कोर किए 36 और 34 नंबर से, मेरा मतलब है कि क्वेश्चन मैंने जो क्लियर करे वो इसी वजह से थे कि मैं अपना वो एवरेज या वो जो मेरा परसेंटेज का क्वेश्चन था उसे क्लियर कर ले जा रही थी, वो मैं फाइनल कर ले जा रही थी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सीधे सीधे आपके 10 नंबर तो आपको वहीं से मिल जाते हैं ना। और ये क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपका आंसर आ गया, मतलब आप पुष्टि हो जाती है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो गया, नंबर सीरीज है, उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, वो आपको 101% आपको 1 नंबर दे के जाएगी, 2 नंबर दे के जाएगी, एक क्वेश्चन सही होगा मतलब। एक फिर टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत आसान क्वेश्चन होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का कोई टफ एग्जाम नहीं होता। अच्छा, जो रीजनिंग या मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टफ नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है हो तौबा तौबा मैथ आ गई, हो तौबा तौबा रीजनिंग आ गई, बहुत आसान आती है। थोड़ी सी भी बुद्धि लगाई, आपको बस इतना देखना है कि अगर इसको मैंने घटाया तो शायद ये इसका स्क्वायर बन रहा है, या आगे इसका स्क्वायर या इसका क्यूबिक बन रहा है। थोड़ी सी बुद्धि, मतलब अगर आपने 2 से 3 दिन अगर आपने नंबर सीरीज़ को दे दिए, आपका ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। फिर मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो क्वेश्चन आना ही आना है। इन द फॉर्म ऑफ पैसेज भी आ सकता है और नॉर्मली भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आपको करना है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये आप क्लियर कीजिए। फिर एक क्वेश्चन जो है वो आता है आपका कि भाई ये होता है ना आयतन के ऊपर, कि एक आयतन नहीं बोलेंगे इसको, कि एक पाइप इस पानी को इतने देर में भरती है, दूसरी पाइप इस टंकी को इतनी देर में भरती है, दोनों मिलके कितने में भरेंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिलेगा पेपर में। आपका सिलेबस डिफाइन है, आपको वो पढ़ने को मिलेगा। मेरा ये कहना है कि अगर आप अपनी रीजनिंग और मैथ्स को सॉलिड कर लेते हैं पेपर 1 में, जो कि मेरा हमेशा से अच्छा रहा है, तो आपके स्कोर करने के या नेट क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको पुख्ता हो जाती है वो चीज़ कि भाई ये मैंने क्रैक कर दिया, भाई ये हो गया मेरा। बाकी जैसे एप्टीट्यूड है या और कोई चीज़ है, उसके लिए आपको बहुत वास्टली पढ़ना पड़ेगा और तब जाके कोई चीज़ निकलेगी। तो मेरे हिसाब से आप रीजनिंग और मैथ्स को अभी क्योंकि ना तो फॉर्म आया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है कि अगला पेपर कब हो रहा है, तो अभी से ही आप इस चीज़ पे मेहनत कीजिए। और अगर इस पे मेहनत कर लोगे तो बाकी जो और नौकरियों के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे वो भी निकालने आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, ये तो हुआ ये वाली बात। फिर इसके अलावा आता है आपके लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सिलेबस में डिफाइन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी वो आपसे पूछता है कि पेरिस समझौते में क्या बात की गई थी, कभी वो आपसे पूछता है कि COP26 में क्या बात हुई थी। हो सकता है वो इस बार ये सवाल डाल दे कि COP27 जो है वो किस कंट्री में हुआ। हो सकता है कि वो आपसे ये पूछे कि भाई जो इंडिया का नेट ज़ीरो है उसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सिलेबस के साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स में चलने वाला एनवायरनमेंट चेंज है उसको ज़रूर देखें। वी आर द ब्लेस्ड पर्सन्स बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। तो मेरे लिए और मेरा इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज में, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन क्रैक करना आसान था, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी है और पढ़ा भी है और रोज़मर्रा में पढ़ती हूँ। मुझे एक बहुत इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो मेरा एक रुझान है पर्यावरण को लेके, तो मेरे लिए ये चीज़ आसान रही। फिर एक सवाल आता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। मांटेग्यू चैम्सफोर्ड ने शुरुआत से लेकर
जब से लेके हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने लगे हैं, ठीक है, तब से लेकर अब तक NEP 2020 तक, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी हमारी 2020 तक, जितने भी, चाहे वो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो, चाहे वो किसी और तरीके के रिफॉर्म्स हो, उन सब को देखते हुए आप एक चार्ट क्रिएट कीजिए। वो चार्ट आपको मदद करेगा एजुकेशन वाला क्वेश्चन क्लियर करने में। प्लस इसके अलावा अब गवर्नमेंट जो है, मतलब ये जो पेपर बन रहा है NTA, एक क्वेश्चन इस तरीके का बना रहा है जिसमें कि जो गवर्नमेंट के डिजिटल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन को लेके वो जो कर रहा है, चाहे किसी तरीके की कोई पाठशाला को लेके उसने शुरू किया हो, इग्नू का कोई प्रोग्राम हो, या फिर वो जैसे एक मूक ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है, उसकी फुल फॉर्म आप चेकआउट कर लीजिएगा, वो सब आप देख लीजिएगा। तो वो आपको वहाँ पे कभी कभार उनका ईयर पूछ लेता है, कभी कभार किसी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो उसमें अवार्ड के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी कौन सा ज्ञान आया वो कब आया इसके बारे में पूछ लेता है, NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। टॉपिक कोई बहुत वास्ट नहीं है, आपको एक रफली डेटा अपने दिमाग में क्रिएट कर लेना होता है और फिर आप उस चीज़ को कवर करते हो। अब बात आती है रिसर्च की। रिसर्च भी अपने आप में टफ है। आप कहेंगे यार अभी तो रिसर्च करनी होगी ना, तो अभी से क्यों वो सवाल पूछे जा रहे हैं। इतना वास्ट नहीं आता है कि आप उसे कवर ना कर पाएँ। वो एक रफ खाका आपसे पूछता है कि भाई रिसर्च करोगे तो क्या मेथडोलॉजी यूज़ करोगे। और अब मैं देखती हूँ कि जो अपनी स्कूली एजुकेशन है, जो हमारे स्कूल की एजुकेशन है, उसमें भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होने लग गए हैं। तो उन सब चीज़ों के थ्रू जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको हेल्प करेंगी रिसर्च को समझने में। अब रिसर्च को समझने में क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। रिसर्च क्या है, टूल्स क्या हैं, मेथडोलॉजी क्या यूज़ होती है, आपका सैम्पलिंग डेटा क्या होगा, सैम्पलिंग साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि वो कि भाई आप सैम्पलिंग करेंगे तो कोटा सैम्पलिंग क्या है, उसमें टाइप्स दिए हुए, जब आप अपनी किताब को खोल के पढ़ेंगे तो आपको उसमें वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगी कि कोर चीज़, बेसिक चीज़ जो आपको कवर करनी है वो है आपकी रीजनिंग और मैथ्स, और वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको न सिर्फ इस एग्ज़ाम में मदद करेगी बल्कि आगे वाले आपकी जो आप सरकारी नौकरी की तैयारियाँ कर रहे होंगे उनमें भी आपको हेल्प करेगी। और वो आपका जो नंबर है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पुख्ता कर देते हैं कि भाई तेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होना ही होना है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको नंबर सीरीज़ आपकी सॉल्व हुई, आपके 2 नंबर आपके दिमाग में खट से जुड़ जाते हैं एंड वो बूस्ट भी करते हैं एग्ज़ाम देते हुए आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ही आपकी नंबर सीरीज़ सॉल्व होती है, जैसे ही आपका रीजनिंग सॉल्व होता है, जैसे ही आपका मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार मैं जा रही हूँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो खुद को भी प्रैप करने के ना आपको कुछ टूल्स आजमाने पड़ते हैं। तो वही टूल है ये रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पेपर 1 में। 50 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्मार्ट बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना कि मैं ये नहीं तो ये, वो नहीं तो ये। क्वेश्चन पकड़ो, उसको सॉल्व करो, अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन है स्ट्राइक थ्रू करो उसके ऊपर, उसको समझो एंड देन फटाफट आंसर दे दो। आंसर आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, तो कोई ऐसी आफत की बात नहीं है। एक रफ शीट मिली होती है, जैसे सपोज़ कि मुझे कहीं पे किसी ने सवाल कोई XYZ पूछ लिया है ना, अब उस XYZ सवाल का आंसर मुझे लग रहा है कि नहीं A नहीं यार B है ना। जैसे मान लो कि किसी ने मुझसे भी पूछ लिया कि भाई जो हमारे पहले INB मिनिस्टर थे वो कौन से थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर पहले कौन से थे। अब मुझे लग रहा है कि नहीं इंदिरा गांधी भी थी, सरदार पटेल भी थे, डाउट लग रहा है, मैंने लगा दिया चलो इंदिरा गांधी। लेकिन फिर मुझे कहीं याद आया कि नहीं यार इंदिरा गांधी तो बहुत बाद में आई थी, तो सरदार पटेल। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो मेरा फिक्स हो गया, जैसे OMR शीट में हमने गोला भर दिया फिर कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें ऐसा नहीं होता, आप दूसरा स्विच कर सकते हैं आंसर। तो लैंग्वेज को फटाफट पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर, जिसमें रीजनिंग इंक्लूड है और 2 टफ पैसेजेस इंक्लूड होते हैं जिनको कि समझ के आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि वहीं दिख जाएगा कहीं पे और आप उसका आंसर लिख लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो जितना जल्दी, जो मेरा JRF क्वालिफाई करने का रीज़न रहा है वो इस तरीके से रहा है कि पहले 2 बार ये गड़बड़ कर देती थी कि पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत टाइम देती थी, तो उससे क्या होता था पेपर 2 का टाइम ज़्यादा कम बचता था, और फिर आनंद फानंद में मैं जल्दी उसको कवर करने के लिए, क्योंकि पता है नेगेटिव मार्क तो है नहीं, तो जल्दी में बस आंसर देती थी। इस बार मैंने ये किया कि मैं बहुत तेज़ी से आंसर देती चलेगी और
जैसे मान लो मुझे 17वें नंबर में डाउट है तो मैंने उसको लिख लिया, अपनी रफ आंसर शीट जो मिलती है उस पर उसको लिख लिया। फिर जब मैंने पूरा पेपर कर लिया देन मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर गई एंड देन मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाया, जहाँ डाउट लगा वहाँ पे आंसर चेंज किया और इस तरीके से पेपर दिया। लैंग्वेज जो भी है आपकी उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, सपोज़ अगर आप हिंदी वाले हैं, हिंदी आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका हिंदी है, तो आप इंग्लिश पे ज़रूर जाएं क्योंकि इंग्लिश पे आपको क्लियरिटी मिलती है, आप समझ पाते हैं कि क्या क्लियरिटी होगी। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी, हालांकि ये अभी का मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, दिमाग में आ रहा था। अगर पेपर में आपको ये दिखे कि भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वही ऑप्शन नंबर सी भी है, या ऑप्शन नंबर बी जो है वही ऑप्शन नंबर डी भी है, मतलब कि एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन में 2 बार दे रखा है और आप गफलत में जा रहे हो, तो एक तो आंसर मत छोड़ना, किसी पे भी टिक लगाना, क्योंकि एनी हाउ वो क्वेश्चन बाद में जाके डिलीट होगा या ड्रॉप हो जाएगा, तो नंबर सबको मिलते हैं। और उस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना। उसकी वजह ये कि जब हम आ जाते हैं ना वहाँ से, जैसे हमारे साथ हुआ इस बार, पेपर क्वेश्चन नंबर 17 था, मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम था, बट क्योंकि सबका अलग अलग सेट बना होगा या कुछ होगा, 17 नंबर तो मैंने याद किया लेकिन ये याद नहीं किया कि वो क्वेश्चन कौन सा था, और आंसर जो है वो रिपीट थे, मतलब शायद ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सेम था, लेकिन अब हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते थे क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं था। प्रॉब्लम ये थी। और यूजीसी कभी अपनी बात मानेगा नहीं कि हाँ उसने ऐसा दिया था, तो वो चीज़ क्लेरिफाई नहीं हो पाई इस बार। आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज के मामले में अगर हिंदी आपका मोड है और कहीं पे आप फंस रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है शुद्ध हिंदी, बहुत क्लिष्ट हिंदी आती है, तो आप अंग्रेज़ी को देखिए, अंग्रेज़ी में आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्या पढ़ना होता है। पढ़ने के लिए आप, क्योंकि कॉमन तरीके से एग्ज़ाम देते हैं हम पेपर 1, मैं पेपर 1 ही बता रही हूँ, पेपर 2 इसमें डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि आगे चल के आपको अच्छे से मैं पेपर 2 के बारे में बताऊँगी, क्योंकि वो मास कम्युनिकेशन का पेपर है जो मेरा सब्जेक्ट है। पेपर 1 ये बुक है, मैं आपको नाम बता देती हूँ, यहाँ तो आपको उल्टा दिख रहा है। यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट के एग्ज़ाम के लिए है, दृष्टि द विज़न पेपर 1। और ये बुक जो है ये बहुत अच्छी बुक है इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आपको रिसर्च के बारे में पढ़ना है, आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, ये बुक बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। यस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक कि कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर्स में हो रहे चेंजेस के बारे में पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था इस बार कि जीमेल है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, कुछ इस तरीके से थे, और माइक्रोसॉफ्ट है, इनको सीक्वेंस में लगाना था कि कब कब लॉन्च हुए या कब कब आए, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। इस मामले में ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दृष्टि द विजन यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट, ये बुक है। और मैं आपको दिखाऊं, मैं एक आपको दिखाना चाहूँगी इसमें, अच्छा इसमें पीछे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको पढ़ने के लिए, मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मिल जाए, तो उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छी बुक है। देखिए, जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो इस बुक में बहुत अच्छा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पता नहीं किताब में दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, लेकिन ये जो पूरा चार्ट बना है ना, यहाँ पे इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि विश्वविद्यालय कब आया, किसने लॉन्च किया, कौन अध्यक्ष था, वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच माना जाता है वो क्या है, हंटर आयोग क्या था, ठीक है, फिर ऐसे सार्जेंट योजना क्या थी, है ना, ये सारी चीज़ों की, जैसे कोठारी आयोग क्या था, तारकुंडे समिति क्या था, कई बार पेपर में आता है। यशपाल समिति के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, कभी कभार इसका सन पूछा जाता है, कभी कभार इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक कहाँ पे कच्चा देती है ये भी मैं आपको बता दूँ। इस बुक में रीजनिंग से, कंप्यूटर भी इस बुक में बहुत अच्छा है, इस बुक में रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं लेकिन कम है, और उतने नहीं हैं, और स्पेशली जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इस बुक में नहीं हैं। तो इसके लिए आपको कोई और दूसरी बुक परचेज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस नहीं मेंशन हैं। तो ये इस बुक का एक थोड़ी सी, किताब ख़राब नहीं होती है, कोई भी किताब को सर माथे पे लगाओ क्योंकि बहुत ज्ञान इन्हीं से मिलता है, लेकिन इस बुक में ये एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी मिस है। और वो जो चीज़ है जो कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, उसके लिए फिर आप जो है ना ये बुक देख सकते हैं, NTA UGC
नेट JRF, ये मेरे पास 2019 का वर्जन है। ये मेरे पास KVS मदान की बुक है, KVS मदान की बुक है ये। और इन दोनों में से ही आप स्टडी करके बाकी सारी चीज़ पढ़ने के लिए, पेपर 1 के लिए, UGC के संबंध में, नेट के संबंध में, JRF के संबंध में, ये दृष्टि की बुक बहुत अच्छी किताब है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें इसमें बहुत कम दी हुई है, मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें इसमें कम दी हुई हैं, तो आप जो है कि KVS मदान की किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक जो आता है 10 सालों का पुराना, वो भी आप खरीदिएगा। हो सकता है आपको नेट पे मिल जाए, बट नेट के भरोसे मत रहिए। अपने हाथ में जब आपकी चीज़ आएगी तो आप ये भी समझ के उसको सॉल्व करेंगे कि मैं पेपर में बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो जो 10 सालों का क्वेश्चन बैंक है उसको ज़रूर देखिएगा, देन आप अच्छे से कर पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैंने कैसे स्ट्रैटेजी करी, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि एनवायरनमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पहले से मालूम है। दूसरा सब्जेक्ट की कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत करके आ पाएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। कहीं एक आधी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में जिस तरीके से संशय हो, जैसे कि ईयर्स हो गए या कोई रिफॉर्म हो गया या कोई पर्टिकुलर चीज़ का आना हो गया या इन्वेंशन हो गया, तो वो आपको दृष्टि वाली बुक में मिल जाएगा। फिर आपका आता है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वो मैंने पढ़े हैं और वो मैंने दृष्टि की बुक से पढ़े थे। फिर आपका आता है रिसर्च, वो मैंने दृष्टि की किताब से ही पढ़े हैं, और मैं PhD के कुछ 1-2 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो भी मेरी रिसर्च के बारे में एक अच्छी नॉलेज क्रिएट हो गई थी। मैथ्स और रीजनिंग की बात है तो मैंने प्रिपरेशन तो नहीं करी, लेकिन हाँ, बाय द गॉड ग्रेस मैं हमेशा मैथ्स और रीजनिंग में अच्छी रही हूँ। जब से मैं अपने स्कूलिंग कर रही थी तब से ही, तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान रहा। इस तरह से मेरे एक बार 50 में से 36 क्वेश्चन सही हुआ और एक बार 34 क्वेश्चन सही हुए। इस बार मेरे 27 क्वेश्चन सही हुआ। अब आप बोलेंगे कि इस बार क्या कच्चा हुआ? इस बार कच्चा ये हुआ कि जो पैसेज का क्वेश्चन आता है, जो कि एवरेज से रिलेटेड था, वो एवरेज मैं क्रैक नहीं कर पाई, और 5 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन निकला, 4 क्वेश्चन नहीं निकल पाए। तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, और बाकी जो है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या रहा होगा। मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड या किसी और चीज़ में थोड़ी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन बेसिकली जो बड़ा कारण है वो ये है कि मैं वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाई। और हाँ, जो मैंने आपको बोला कि टंकी वाला जो क्वेश्चन आता है कि एक पाइप इतनी देर में इस टंकी को भरती है, दूसरी पाइप इस टंकी को भरती है, और ये कितने में भरती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर्मूला लगता है, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि आप शार्प तरीके से 5-6 चीज़ों को मोटा मोटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अखबार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार नेट के क्वेश्चंस में करंट चीज़ों को बहुत पूछा जाता है। स्मार्टली पेपर देंगे, पेपर क्रैक हो जाएगा, पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर 1 अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया तो अपना सब्जेक्ट तो आपके हाथ में होता है, जो आप आसानी से निकाल ले जाओगे। दोनों किताबें मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक आता है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, अभी से तैयारी कर लीजिए। 4 महीने 5 महीने की तैयारी में आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहें कि मैं आगे चल के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस लूँ, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि दिसंबर में ही अब फॉर्म आएंगे नए वाले। तो और मेरा हो चुका है, तो मैं ये अब आगे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपनी नज़र रखूँगी ताकि आप लोगों को अपडेट दे सकूँ। और अगर आप मैरिट के ऊपर डिस्कशन चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, बट पेपर 1 से रिलेटेड मेरी बेसिकली ये एक आपको इन्फॉर्मेशन थी वास्ट तरीके से, जो मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से। येस, और मैंने 2019, 2020 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 21 और 2022 तीनों टाइम में लगातार नेट के एग्ज़ाम क्लियर किया है। पहली बार मेरा JRF हुआ है, और क्योंकि 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिए, तो एक मेरा एक अनुभव बन चुका है। वही अनुभव मैंने आपसे शेयर किया है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को बहुत हेल्प, और इतना वास्ट चीज़ों को बता पाना इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि खुद दिया हुआ है एग्ज़ाम, और कोई रूल आगे चेंज होगा तो ये मैं आज आपको बात बता रही हूँ, ये भी मैं मेंशन कर दूँ कि आज तारीख है 8 नवंबर। हो सकता है आने वाले समय में रूल रेगुलेशन बदल जाए, तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। कल को कोई ये ना कहे कि भैया ये तो वो बता रही थी और आज ये हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ आज 8 नवंबर 2022 है, और अगर आगे चल के
कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो फिर चीज़ें और होंगी, लेकिन अभी तक पेपर 1 का सिनेरियो यही है और इसी के हिसाब से पेपर बनेगा। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन जारी कर दीजिए। नोटिफिकेशन आते ही मैं भी आप लोगों को अपने यूट्यूब के ज़रिए बता दूंगी और आप भी अपनी एक नज़र रखिएगा और प्लीज़ पेपर देने चले जाइएगा। कोविड की वजह से पेपर डिले हो रहा है। बहुत सारे लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि अरे अरे पता नहीं चला, अरे अरे हम तो सोए रह गए, अच्छा पेपर आज था। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। तो ये था आज का वीडियो। पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बता पाऊँ, नहीं भी बता पाई तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि कवर कर दूँ अगर कमेंट में नहीं बता पाई। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। क्वेश्चन अगर इससे जुड़े कुछ और हो तो लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। और पेपर 2 में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो आएगा उसके बारे में बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन था तो मास कम्युनिकेशन यानी जर्नलिज्म के बारे में बात होगी और कैसे क्रैक कर सकते हैं उसको, उसके बारे में जिक्र होगा। ये पेपर 1 कॉमन है जो कि सारे सब्जेक्ट्स वालों के लिए कॉमन है, तो इसलिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और पहली वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि हमें पता है कि एक व्यू की भी क्या वैल्यू होती है और 75 से ऊपर वो व्यूज़ उसके जा चुके हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसकी फ़र्स्ट वीडियो को मुश्किल से 5-10 व्यूज़ मिले, उसकी वीडियो को एक दिन में, एक रात में, कुछ घंटों में 75 व्यूज़ मिल रहे हैं, बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वीडियोज़ और आगे जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए